Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is League of Nation. वर्ल्ड वार 1 के बाद पीस कायम करने के लिए कुछ ट्रीटी साइन हुई और कुछ लीग्स बनी। उनमें से एक लीग ऑफ नेशन भी है। 10 जनवरी 1920 को इस्टेब्लिश हुई थी लीग ऑफ नेशन। इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक सिटी है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश है। 14 point of American President Woodrow Wilson presented on 8 जनवरी 1918। वर्ल्ड वार 1 के बाद पीस कायम करने के लिए अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, वुडरो विल्सन, उन्होंने अपने 14 निकात दिए जिनके मुताबिक कि लीग ऑफ नेशन बननी चाहिए ताकि वर्ल्ड के अंदर पीस कायम हो और फ्यूचर वार अगर होनी है तो उसे प्रिवेंट किया जाए, उसे बचा जाए और कलेक्टिव सिक्योरिटी कायम की जाए। उस वक्त के जो बिग कंट्री थे, जो सुपर पावर्स कंट्री थे, उन्होंने मिलकर लीग ऑफ नेशन बनाई थी। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ लीग ऑफ नेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है असेंबली। असेंबली में वो उन ममालिक के अरकान बैठते थे जो कि लीग ऑफ नेशन का हिस्सा थे। जब लीग ऑफ नेशन बनी थी उस वक्त 42 कंट्री शामिल थे और जब लीग ऑफ नेशन एंड हुई थी, ख़त्म हुई थी, उस वक्त 63 कंट्री शामिल थे। अब असेंबली का जो काम थे उसे देखते हैं। इसका काम था वर्ल्ड के अंदर पीस कायम करना, नई चीज़ों को शामिल करना लीग ऑफ नेशन में, नए ममालिक को लीग ऑफ नेशन में शामिल करना, नॉन परमानेंट कंट्री है जो मेंबर हैं उन्हें शामिल करना और उन्हें निकालना। यानी कि जो ममालिक लीग ऑफ नेशन की जो असूल थे, क़वाइद व ज़वाबित थे, उन्हें मानते थे, उन्हें शामिल किया जाता था और जो नहीं मानते उन्हें निकाल दिया जाता था। वो परमानेंट मेंबर नहीं थे, वो नॉन परमानेंट थे। सेकंड नंबर पे आता है कौंसल। कौंसल के अंदर 4 कंट्री थे जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान थे। इन चारों कंट्री के पास वीटो पावर थी। वीटो पावर ऐसी पावर है कि अगर असेंबली, कौंसल या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई फैसला देती है तो ये 4 कंट्री है, इनमें से कोई भी कंट्री वीटो कह के उस फैसले को रद्द कर सकते हैं। वो उसे नहीं मानेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। इनका जो काम थे कौंसल के, वो टेरिटरी इशू को सॉल्व करना था, वार इशू को सॉल्व करना था। अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री की टेरिटरी है, ज़मीन है, उसके ऊपर कब्ज़ा करता है तो उसके इशू को सॉल्व करना इसका काम था। इसकी जो मीटिंग्स होती थी वो साल में 5 बार होती थी, कौंसल की मीटिंग्स। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ। इसके अंदर 15 जज थे जिनमें 11 को जज कहा जाता था और 4 को डिप्टी जज कहा जाता था, जो कि डिफरेंट कंट्री से लिए जाते थे, जो कि लीग ऑफ नेशन के मेंबर कंट्री थे। ठीक है, इनका काम था कि वर्ल्ड के अंदर पीस को कायम करना और जो भी फैसले हैं उनको करना। अगर नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे अगर एक कंट्री है दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है या कोई एक कंट्री दूसरे पे अटैक करता था, ऐसा कोई मामले होते थे या कुछ जिसकूस पकड़ा जाता था, तो उसको हल करने के लिए वो जाते थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कुलभूषण यादव का केस पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया था, तो वो भी इसलिए ले गया था क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम ही यही है कि ऐसे फैसले करना। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कोई अपनी आर्मी नहीं थी कि अगर कोई कंट्री उसका फैसला नहीं मानता तो वो बाय फोर्स अपना फैसला मनवा सकें। इसके बाद आता है कमीशन और कमेटीज़। इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं जो फर्दर आपके साथ थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। रिफ्यूजीज़ कमेटी, वर्ल्ड वार 1 के बाद कुछ लोग थे, बल्कि काफ़ी ज़्यादा में लोग थे जो अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में गए थे, उनके मसाले को हल करना, उनको वापस उनकी कंट्री भेजना, ये रिफ्यूजीज़ कमेटी का काम था। फिर है स्लेवरी कमीशन। स्लेवरी कमीशन का काम था कि वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंट्री या इंसान किसी दूसरे इंसान को स्लेव नहीं बना सकता। स्लेवरी का जो कंसेप्ट था उसे ख़त्म करना वो कमीशन का काम था। फिर आता है हेल्थ कमीशन। हेल्थ कमीशन का काम था कि अगर दुनिया के अंदर कोई वबा फैलती है उसके लिए आगाही मुहिम चलाना, उसे अगेंस्ट जो भी मेडिसिन है उसे बनाना और लोगों के अंदर डिवाइड करना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अब कोविड-19 की जो वबा फैली हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ कमीशन था, उसने काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया है, लोगों में आगाही मुहिम चलाई है और मेडिसिन वगैरह बनाई हैं।
फिर बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम था कि लेबर के जो हकूक़ हैं उन्हें देना, लेबर के जो भी काम करने के टाइम है उससे डिवाइड करना कि वो 4 घंटे काम करेंगे, 6 घंटे काम करेंगे या 8 घंटे काम करेंगे और उनकी पे कितनी मिलेगी, वो सब करना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम था। आगे लास्ट पे आया था सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट का काम था किसी भी मुल्क में कोई माहिदा होता है तो रजिस्टर किया जाता था। अगर एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ कोई माहिदा कर लिया है इंटरनेशनल लेवल पे तो उसे रजिस्टर करना सेक्रेटेरिएट का काम था। या अगर कोई भी मसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या लीग ऑफ नेशन में उठाना होता था उसे पहले सेक्रेटेरिएट में लाया जाता था, उसे वहाँ दर्ज कराया जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं एम ऑफ लीग ऑफ नेशन। किसी कौम की हौसला शिकनी करना ताकि वो अपनी फ़ौज को वापस ले, अगर किसी मुल्क के ऊपर उसने अटैक किया हुआ है, कोई तनाज़ा है, उसे ताकत का इस्तेमाल कर हल करना। मिसाल के तौर पर अगर 2 कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, उस मसाइल को हल करना, उसे रोकने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल करना अगर वो नहीं रुक रहे तो। मुमालिक को तावन की तरकीब देना कि वो आपस में मिल के काम करेंगे तो माशी हालात उनके बेहतर होंगे। असले को तलफ़ करना और इसको ख़त्म करने के लिए हौसला अफजाई करना कि असला कम से कम बनाया जाए, जो पहले है उसे तलफ़ किया जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हाउ लीग ऑफ नेशन वर्क। इसके काम करने के तरीक़ों 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, मॉरल कंडेमनेशन, जिसका काम था क्रिटिसाइज़ करना। अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क पे अटैक करता है तो उसे क्रिटिसाइज़ करना, उसे रोकना। फिर आता है इकोनॉमिकल सेक्शंस, यानी कि अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर अटैक करता है और उसे लीग ऑफ नेशन कह रही है कि उसे वापस आओ, अपनी फ़ौजें वापस निकालो, अगर वो नहीं रुक रहा, अगर उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उस पर सैंक्शंस लगा के, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंट सप्लाई को बंद करके, ऑयल गैस वगैरह की सप्लाई करके बंद करके उसे रोका जा सकता है। फिर आता है आर्म्ड फोर्सेस। अगर इसके बाद भी वो मुल्क नहीं रुकता, उसके बाद अपनी फ़ोर्स का यूज़ करके वो अग्रेशन है उसे ख़त्म किया जाए और लड़ाई को ख़त्म किया जाए। अब बात करते हैं वाई लीग ऑफ नेशन फेल। लीग ऑफ नेशन के फेल होने की काफ़ी वजूहात हैं। सबसे पहले हम मेन वजह का बारे में बात करते हैं कि मेन वजह क्या थी। यूएसए की आइसोलेशनिज़म की जो पॉलिसी थी वो सबसे मेन वजह थी लीग ऑफ नेशन के फेल होने की, क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने जो 14 नुकात पेश किए थे उसके मुताबिक लीग ऑफ नेशन बनना चाहिए। जो बानी था समझा जाए कि वो वुडरो विल्सन थी, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। कांग्रेस ने वोट अगेंस्ट दिए कि लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं होना चाहिए अमेरिका को, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि अमेरिका दुनिया के किसी ऐसे मसले में ना पड़े जिसके लिए बाद में उसे नुकसान उठाना पड़े। अब लीग ऑफ नेशन को चलने के लिए अमेरिका के पैसे की ज़रूरत भी थी और आर्मी की ज़रूरत भी थी। अब इसकी कुछ और वजूहात हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जो इसकी असम्बली थी वो साल में एक बार मिलती थी और फैसले काफ़ी ज़्यादा करने वाले होते थे और काम बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जब साल में एक बार मिलते थे तो काम सही से हो नहीं पाता था। जो काम करने का अमल था वो बहुत सुस्त था। बरतानिया और फ्रांस की अपनी तरजीहात थी। बरतानिया चाहता था कि उसकी सल्तनत महफूज रहे। फ्रांस था, उसे जर्मनी के हमले से डर था, वो परेशान था कहीं जर्मनी हम पर हमला ना करे। इसके बाद 1923 में फ्रांस ने दोहर पर कब्ज़ा किया जो कि जर्मन सरजमीन थी, लेकिन लीग ऑफ नेशन ने इसकी मजम्मत नहीं की। फिर 1931 में जापान ने मंचूरिया पर हमला किया जो कि चीन का हिस्सा था, लेकिन जापान को अपनी फ़ौजें निकालने के में लीग ऑफ नेशन कामयाब नहीं हुई। लीग ऑफ नेशन ने कोशिश की लेकिन जापान ने अपनी फ़ौजें नहीं निकाली। फिर 1935 में इटली ने हबशा पर हमला किया जो कि इथियोपिया का हिस्सा था। इसके साथ साथ दुनिया भर में माशी हालात ऐसे पैदा हो गए कि माशी बदहाली पैदा हुई कि मालिक खुद साख्ता हो गए। उन्होंने आलमी जो अमन था उसी तरफ तवज्जो देने की बजाय अपनी तरजीहात जो थी वो अपने कंट्री की तरफ कर ली। अपने कंट्री के जो मामला थे उसको देखने शुरू कर दिया, आलमी जो अमन है उसको छोड़ के। उस बाद मुतफिका जो वोटिंग होती थी और जो असम्बली का इजलास होता था वो साल में एक बार होता था, ये भी इसकी वजह है। तो इस वजह से लीग ऑफ नेशन थी वो फेल हो गई थी, क्योंकि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे हमला कर रहा है वो लीग ऑफ नेशन इसे रोकने में कामयाब नहीं है तो फिर लोग लीग ऑफ नेशन को कोई
फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि ये बनी ही अमन कायम करने के लिए थी और लोगों को, एक मुल्क को दूसरे मुल्क पर जो हमला कर रहे हैं उसे रोकने के लिए बनी थी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस की जब बात करते हैं तो ये नाकाम तो हुई थी, लेकिन काफ़ी हद तक इसने कोई अपने असरार छोड़े थे, जैसे सेहत पे, ट्रांसपोर्ट पे, मवासलात पे, इक़्तिसादी और मालियाती तावन पे इसने काफ़ी अपने असरार छोड़े थे और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे काफ़ी असरार छोड़े थे। लेकिन इसके बाद जब बात करते हैं कि इटली और जर्मनी, जापान जो ताकतवर कंट्री थे, इन्होंने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया था। फिर 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई और इसकी वजह से जो लीग ऑफ नेशन थी उसका कोई भी अहमियत नहीं रही। 1945 में क़ुव्वत मुत्तहिदा बनाया गया जो कि लीग ऑफ नेशन की जगह पे बना था। अब 1946 में असम्बली का इजलास में लीग ऑफ नेशन को तहलील कर दिया गया और इसे कन्वर्ट कर दिया गया अक़वाम मुत्तहिदा में। आज के टाइम पे जो अक़वाम मुत्तहिदा है तो ये लीग ऑफ नेशन का एक हिस्सा है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन को 1946 के अंदर तहलील करके इसे अक़वाम मुत्तहिदा में तब्दील कर दिया गया था। इसके जो भी जायदाद थी या इसके जो भी इसके पास जो पावर्स थी वो सारी अक़वाम मुत्तहिदा को दे दी गई थी। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।